एक दिन राधा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने राधा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो राधा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। राधा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। राधा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राधा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राधा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति मोहन ने आश्चर्य से पूछा, अरे राधा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? मोहन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। राधा, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिनों बाद रवि जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी जगराज ये सब देखकर सोचने लगा, अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये कैसे रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो न हो कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना दूध लाता कहाँ से है। जगराज अपनी पत्नी को ये सब बताने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जगराज घर पहुंचा। अरे अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये बात तो तुम भी जानती हो कि हमारे पड़ोसी रवि के पास एक ही बकरी थी, फिर वो न जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि मैं ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ हाँ, ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ।
जगराज रवि के घर पहुंच गया और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। अरे ओ मेरी प्यारी सी गाय, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ जगराज गाय को बोलता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय तो बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? रवि, आज तुमने मुझे बहुत सारा घास खिला दिया है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतने बाल्टी यहाँ पर रखकर चली जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी बाल्टी दूध से भरा हुआ पाओगे। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दूध दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। क्या अब तुम खुश हो मुझे यहाँ लाकर? तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो मुझे चारा देकर? मेरे दूध से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रहा है कपिला। तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। रवि, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस पेड़ के नीचे से मैं तुम्हारी पत्नी को मिली थी उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना, फिर मैं दोबारा जीवित हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है। ठीक है कपिला, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला कोई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें मत करो। चलो, आज मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें जंगल गए हुए काफी दिन हो गए। सुमित्रा, मैं जा रहा हूँ कपिला को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद कपिला जंगल की हरी भरी घास खाने लगी। ओफो, आज काफी गर्मी है। मैं उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। रवि पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ जगराज झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उस गाय को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गाय मेरे रास्ते का कांटा है। जगराज कपिला के पास जाता है। तभी अचानक रवि को कपिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। कपिला की आवाज सुनकर रवि तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा, अरे अरे, क्या हुआ कपिला को? वो अचानक इतने जोर जोर से क्यों चीखने लगी? लगता है कोई बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रवि कपिला के पास आया और सामने के नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि कपिला अब मर चुकी थी। रवि ये देखकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी कपिला कैसे मर गए? चलो, अब दुखी होकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। रवि आंखों में आंसू लिए घर आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रवि घर पहुंचा। अजी, क्या हुआ?
आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो कपिला को जंगल में ले गए थे ना, फिर वो कहाँ पर है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं सुमित्रा, मैंने कपिला को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल कपिला अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कपिला हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे जंगल में घास चराने ले गए थे ना। हो ना हो आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताओ। दरअसल सुमित्रा, मैं गाय को जंगल में चरा रहा था, तभी मुझे अचानक से गाय की चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी कपिला मर चुकी थी। सुमित्रा रवि की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करते हैं? रवि पेड़ से पत्तियां तोड़कर गाय के पास जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रवि गाय के पास पहुंच जाता है और पत्तियां उसके सिर पर रख देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ गाय जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर रवि बहुत खुश हुआ। ओ मेरी प्यारी सी गाय, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रवि, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आई हूँ। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। वैसे भी घर की मालकिन मेरे बिना परेशान होगी। हाँ हाँ कपिला, तुम ठीक कह रही हो। फिर चलो हम चलते हैं। वैसे भी सुमित्रा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रवि जादुई गाय को लेकर घर जाता है। रवि ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रवि की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। ओहो मेरी प्यारी गाय, मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गई थी। जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तब से हम सबने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आ चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी। फिर बाद रवि जंगल के बीचों बीच पहुँचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। वो बेचारी बूढ़ी माँ तो काफी दुखी लग रही है। मुझे उनके पास जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर रवि बूढ़ी माँ के पास गया। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। बेटा, मैं पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देते तो अच्छा होता। रवि बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। ओहो, जरा देखो तो, ये बूढ़ी माँ थोड़े से खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझ सकता हूँ, बूढ़े होने पर बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे बूढ़ी माँ, आपके बहू और बेटे कहाँ पर हैं? बेटा, मेरे 3 बहू और बेटे हैं, लेकिन वो सारे मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं और कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते। बूढ़ी माँ की बात सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर चलने के बाद रवि जमींदार के घर पहुँच जाता है। उसके बाद रवि बोला, जमींदार बाबू, अरे ओ जमींदार बाबू, जरा बाहर तो निकलिए। ये देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताजे दूध लाया हूँ। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ ठीक है, रुको रवि, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकला। अरे रवि, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो। अभी तक तुम कहाँ थे? कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं जमींदार जी,
कोई परेशानी नहीं है। दरअसल कुछ दिनों से मेरी गाय बीमार थी, बस इसीलिए मैं आपके घर दूध नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। आज से हर रोज मैं आपके घर दूध लाया करूंगा। रवि जमींदार को सच बताना नहीं चाहता था, इसीलिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद रवि दूध देकर घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर बाद रवि घर पहुंचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब रवि के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और वो गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता है। फिर अगली सुबह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध बेचकर तो रवि ने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, वो भी बस एक गाय से। अगर ऐसा चलता रहा तो वो अमीर हो जाएगा। गांव में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि रवि के पास एक जादुई गाय है। फिर जमींदार बाबू को भी घबली के बारे में पता चला। तू भी चली जा धवली, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने जो मुझे दिया है उससे मैं व्यापार करके बाकी जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो, जिंदगी भर लोगों के साथ रहना। भगवान भी तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर घबली वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार सारे लोगों का धन और खेत वापस कर देता है। फिर जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। उस दिन से सब हंसी खुशी रहने लगे।